ओके जी, गुड मॉर्निंग। आज हमने बैलेंस शीट खत्म करनी है। ठीक है, आज हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। तो हमने पी एंड एल का बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया था। बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा था शेड्यूल 3 पार्ट 1 से। बोलना एक बार, शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1। टोटल दो साइड्स हैं, लाइबिलिटी और एसेट साइड। लाइबिलिटी के साथ हमने एक शब्द और चिपका दिया था, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा, लाइबिलिटीज मतलब जो दूसरों को देना है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, क्योंकि इक्विटी भी कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है जो शेयर कैपिटल ओनर ने दी। हमने याद है क्लास +1 में पहले दिन ऐसे कसम खाई थी, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग पर्सन है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो। तो जो कैपिटल ओनर लगाता है वो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। तो बिजनेस के लिए पहली लाइबिलिटी पता है कहां से शुरू हो जाती है? जिस दिन दुकान शुरू होती है। ओनर बिजनेस में पैसा डालेगा, चाहे 10,000 रुपए भी डाले स्टॉक ले, चाहे 5,000 रुपए भी डाले दुकान रेंट पे ले। तो जो ओनर पहले दिन पैसा लगाएगा, चाहे 100 रुपए भी डाले कि चल पहले एडवर्टीजमेंट चला देता हूं, उसके बाद देखता हूं दुकान खोलूंगा, तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल होती है। तो बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है, याद रखना बिजनेस की लाइबिलिटी पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है कैपिटल के रूप में। तो ये वाले कैपिटल के पैसे हमने किसको देने हैं? ओनर को। तो इसको अकाउंट्स में बोला जाता है इंटरनल लाइबिलिटी। वाइवा वाला क्वेश्चन, वाइवा वाला टीचर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इक्विटी और लाइबिलिटी, ये दोनों लाइबिलिटी कैसे बनी? इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा और प्रॉफिट, वो बिजनेस ने शेयर होल्डर को वापस करने हैं। जो दूसरी लाइबिलिटी होती है ना, जैसे वर्ड है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल लाइबिलिटी, ये वाले पैसे हमने ओनर को वापस करने हैं। और लाइबिलिटी का मतलब होता है सिंपल लाइबिलिटी, जो पैसा हमने बाहर वाले लोगों को वापस करना है। मतलब बिजनेस ने तो पैसा वापस करना है, एक पैसा वापस करना है ओनर्स को, एक पैसा वापस करना है आउटसाइडर्स को। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पार्शियल होकर सोचोगे, बिजनेस ने तो दोनों ही वापस करनी है। लेकिन लेकिन सच्चाई ये भी है, कैपिटल का पैसा ज्यादातर पूरी जिंदगी वापस नहीं किया जाता, क्योंकि ओनर बिजनेस में से कैपिटल निकालते थोड़ी हैं, ज्यादा से ज्यादा कम ज्यादा होती रहती हैं। ठीक, तो इसलिए इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब मालिकों का पैसा, तो वो भी लाइबिलिटी साइड पे ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे नाम आया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी लाइबिलिटी में टोटल थे 4 मेजर हेड, एसेट साइड में थे टोटल 2 मेजर हेड। मेजर हेड के बाद आते थे सब हेड, सब हेड के बाद आती थी आइटम्स। 5 मिनट के बाद आइटम्स का भोकाल शुरू होगा एग्जाम में जो आना है। वाइवा वाला टीचर कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर मेजर हेड सब हेड का ना आए, वैसे तो क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बोला था 98% आइटम्स आएंगी, उसके मेजर हेड और सब हेड लिखने पड़ेंगे। 98%। अगर किस्मत अजीब हुई, डिफरेंट हुई, ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है 5-6 आइटम्स दे देंगे, कहेंगे इसकी बैलेंस शीट बना के दो। या इस वाले में रिजर्व एंड सरप्लस या ऑथराइज शेयर कैपिटल टाइप की चीजें दे देंगे, कहेंगे बस इसका जो सब हेड है, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल दे दिया, इशूड शेयर कैपिटल दे दिया, सब्सक्राइब दे दिया, तो ऐसी बैलेंस शीट बना के दिखाओ। जो शेयर्स वाले चैप्टर में भी होती थी, इस चैप्टर में भी। तो कॉमन टॉपिक है वो। तो कॉमन टॉपिक हमेशा बच्चों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सोच के देखो क्यों? मेरे को एक टॉपिक करना है, मेरे 2 चैप्टर्स के टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो अगर बैलेंस शीट बनाना मुझे मुश्किल लगता है, तो मुश्किल लगना है, अगर मैं उसको कर लूं तो मेरे 2 चैप्टर्स के टॉपिक कवर होते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स का भी, डिबेंचर्स का भी, वो डिबेंचर को लेके, और ये वाला चैप्टर तो है ही है। तो टोटल 4 मेजर हेड। पहले 4 मेजर हेड के नाम बोलते हैं जल्दी मेरे साथ साथ। सबसे पहला मेजर हेड शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी, एसेट साइड एनसीए सीए। ठीक है जी। पहला मेजर हेड नो शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है मालिकों का पैसा और प्रॉफिट। बोलना एक बार, पैसा और प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर फंड पहला मेजर हेड है। इसके अंदर 3 सब हेड हैं। शेयर कैपिटल मालिकों का पैसा है, रिजर्व एंड सरप्लस उसी शेयर कैपिटल को यूज कर करके बिजनेस में लगा लगा के कमाया गया प्रॉफिट, या पिछले सालों का बचाया हुआ प्रॉफिट। तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका मीनिंग कल मैंने बता दिया था, जिसको देखना होगा वीडियो देख लेना। दूसरा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका ना कोई मेजर हेड, ना कोई सब हेड है, ना कोई आइटम्स है। अगर सर ऐसी जिंदगी होती, नहीं होती ऐसी जिंदगी ना, लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चलती। तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर 4 सब हेड। याद रखना, सबसे पहले अगर आप एक चीज मेरे कहने पे सोच पाओ तो आप कॉमर्स के अकाउंट्स के थोड़े अच्छी कैटेगरी में आ जाओगे। करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा कर्जा नहीं होता। अगर आप मेरी ये बात याद रखोगे, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज नॉट ऑलवेज द बोरोइंग, बोरोइंग ओनली अ पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी। क्या ये बात समझ में आती है? अगर हम नॉर्मली बात करते हैं ना, लाइबिलिटी है यार पैसा देना है, तो पहला थॉट आता है कर्जे का पैसा देना है। मैं मान गया सबसे पहले कर्जे का पैसा देना होता है, ओनली कर्जा का पैसा नहीं देना। बोरोइंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी, यानी कि लाइबिलिटी में टोटल 4 कंपोनेंट है, जिसमें से बोरोइंग पहला पार्ट है, हम मान गए। क्या सिर्फ लाइबिलिटी इज इक्वल टू सिर्फ बोरोइंग होता है?
नहीं, तो ये याद रह जाएगा। तो दूसरा क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, मुझे पैसा वापस करना है किसी को 12 महीनों के बाद, इसलिए वो बना नॉन करंट लॉन्ग टर्म, जिसमें सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आगे करंट लाइबिलिटी, इसको चार नॉन करंट लाइबिलिटी के साथ ही कंपेयर करते हैं। उधर था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इधर था शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उधर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे चेंज है, ट्रेड पेबल, बाकी दो सेम है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट, सबसे पहले नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट क्या टाइटल बना, बताना क्या है नॉन करंट एसेट? ना 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 ना, नॉन करंट एसेट्स, फर्स्ट एसेट साइड का फर्स्ट, ओए चुप ओए, एसेट साइड का फर्स्ट मेजर एड। नॉन करंट एसेट क्या बना, एसेट साइड का फर्स्ट मेजर एड। अब मीनिंग बता सकते हो नॉन करंट एसेट का मीनिंग? जो 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होता हो। एसेट्स का मतलब होता है, दो डेफिनेशन आप एसेट की याद कर सकते हो। पहली डेफिनेशन जो बुक वाइज है ऑफिशियली, जो भी मेरी एसेट्स कैश में कन्वर्ट होने का मादा रखती हो, कैश में कन्वर्ट होने की हिम्मत रखती हो, या कैश में कन्वर्टेबल हो, कि उसको बेच के कितनी जल्दी कैश मिल सकता है, पहला है नॉन करंट एसेट। इसमें ना कभी भी फिक्स्ड रट्टा नहीं मारना होता। 99.9% जैसे कीटाणु मरते हैं डिटोल से, सेम अकाउंट्स के लॉजिक 99.99% काम करते हैं, कभी कभी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो नॉन करंट एसेट का मतलब वो एसेट्स जो कन्वर्टेबल इन कैश हो आफ्टर 1 ईयर, जैसे प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, अगर इनको बेचे तो यूजुअली अगर हम देखते हैं तो ये जल्दी जल्दी नहीं बिकते। अब मेरे बिजनेस में एक बिल्डिंग है, ठीक है जी, मेरे बिजनेस की बिल्डिंग है, अगर मैं इसको बेचना चाहूं, बिकने बस 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 अगर मैं इसको बेचना चाहूं तो बिक तो ये एक दिन में भी सकती है। तो हम ये नहीं देखते कि एक दिन में बिक जाएगी, हम देखते हैं यूजुअली क्या होता है। तो बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, ये सारे नॉन करंट एसेट हैं, इनसे कैश जल्दी से जल्दी रिकवर नहीं होता, 1 साल के बाद रिकवर होता है ज्यादातर। सर अगर हम इसको आज भेज दें डिसोल्यूशन, मैंने वही बोला ना 99.9%, आप एक्सेप्शंस में जाओगे तो उसका भी लॉजिक निकल आएगा। नॉर्मली अगर मेरी दुकान चल रही है, आप जिस भी स्टूडेंट्स के फैमिली की शॉप है, पेरेंट्स बिजनेसमैन है, क्या वो आज आपकी दुकान, क्या वो आप लोग आज दुकान बेच रहे हो? दुकान नहीं बेच रहे ना, लेकिन बेचना चाहोगे तो कल भी बिक जाएगी। हम यूजुअली बात करते हैं। तो नॉन करंट एसेट, दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल, बोलना मेरे साथ साथ, which are convertible after 1 year, those are called NCA, जिसमें पहला सब हेड है पीपीई एंड आईए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड आईए। इसके अंदर सब हेड थे, पीपीई, आईए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कोई टेंजिबल चीज बनने के लिए 1 साल से ज्यादा का समय ले रही है, इनटेंजिबल कोई इनटेंजिबल एसेट बनने के लिए। इनटेंजिबल की एग्जांपल दी थी टार्जन कार का डिजाइन, और टेंजिबल की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की दी थी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, या कोई ऐसी मशीन्स बन रही हैं। या फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक तो मैंने ये देश, गुडविल क्रिएट हो रही है ना, वो तो धीरे धीरे, हम उसकी बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, वो उसको अंडर डेवलप नहीं बोलते, अंडर डेवलप वो जो हम चीज बनाना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली। गुडविल तो ब्रांड वाइज बनती जा रही है ना। चलो आगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर करंट एसेट्स में 6, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस। पूरी बैलेंस शीट में जो मैं भूलता हूं वो ये लॉन्ग टर्म लोन्स वाले, आप लोग भी यही भूलोगे। कब पता चलेगा लोन टेकन है या लोन गिवन है? एडवांसेस के साथ पहचान होगी। अगर एडवांसेस वर्ड है तो वो मेरी एसेट्स है, दैट मीन्स आई हैड गिवन द लोन टू समबडी। ठीक है जी, तो ये मैंने किसी को लोन दी है, वो मेरी एसेट्स होगी। अब हम कहां पे आने वाले हैं जी, अब हम जो सब हेड है उसकी आइटम्स पे आने वाले हैं। असली भोकाल बैलेंस शीट उसी का है, याद करने वाला जहां तक मुझे लगता है मैंने 80-90% आपको याद करा दिया है। आज यहाँ पे बुलाएंगे बच्चों को, स्टॉप वॉच लगाएंगे, देखेंगे कोई कितनी जल्दी सुना सकता है। पहली स्टॉप वॉच मेरी लगेगी, देखते हैं मैं कितने सेकंड में पूरी बैलेंस शीट सुनाता हूँ, मेजर हेड सब हेड, बाकियों के लिए भी। हाँ, तो कम से कम 8-10 बच्चों का स्टॉप वॉच लगाएंगे। उसके लिए फिर आगम एक चिप्स का पैकेट गिफ्ट करेगा, सबको नहीं, विनर को भाई। चलो जी, अब आ गए ये वाले पेजेस पे आना जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। अगर नहीं है किसी के पास ये पेजेस तो बैलेंस शीट में आते चले जाना। आपके बुक में बैलेंस शीट के बाद एक्सप्लेनेशंस होगी, जो मैंने कल वीडियो में स्क्रीन दिखाई थी, तो वो एक्सप्लेनेशंस पे आ जाना। चलो ये वाली मेरी वाली ये वाली बुक में सबसे पहला लर्निंग पार्ट भी दिया हुआ है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 एलिमेंट्स बोलोगे एक बार के लिए? बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और लास्ट। हाँ सर, क्लास +1 वाले याद करें, वो तो बीच में याद हो ही गए ना। ठीक है, अब आ जाओ जी, हम आगे शुरू करते हैं बैलेंस शीट को। ये लो जी, बैलेंस शीट मेरे पास स्टार्ट हो रही है। ये वाले हैंड रिटन नोट्स पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखा हुआ है। हाँ मैंने इधर लिखवाया था, देखना डिटेल्ड, मैंने कल लिखवाया होगा पक्का। लिखवाया होगा मैं, तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता यार मैं। हाँ वीडियो में क्या पता ना आया हो, उससे पहले लिखवाया हो। तो ये डिटेल्ड बैलेंस शीट है। ठीक है जी, बैलेंस शीट यहाँ पे अभी हम लिखेंगे जिसके पास ये है। ठीक है, बैलेंस शीट बोलो जी, शेड्यूल बोलो 3, पार्ट बोलो पार्ट 1। ये याद रखना है, वाइवा वाला टीचर पूछेगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है। शेड्यूल 3 पार्ट 1। सबसे पहले आ गया लाइबिलिटी साइड। सबसे पहला ये डिब्बा आ गया, मेजर हेड शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला सब हेड बोलो शेयर कैपिटल। ये लो जी, ये शुरू हो रहा है शेयर कैपिटल। अब जो आइटम्स हैं वो हमने इस हैंड रिटन नोट्स में डॉट में या एरो में डाली होंगी, वहां से पहचान हो जाएगी। ये ऑलरेडी कर रखा है। शेयर कैपिटल के अंदर सब हेड पढ़ने वाले हैं अब हम, नहीं शेयर होल्डर फंड, हाँ शेयर कैपिटल के अंदर आइटम्स पढ़ने वाले हैं हम। पहली आइटम ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये वो शेयर कैपिटल है जो कंपनी पूरे अपने जीवन काल में बेच सकती है, इश्यू कर सकती है। मैं यहाँ पे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वैसे ही लिख रहा हूं, 10 लाख रुपए। ठीक है जी, उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल 10 लाख ही वो चीज है कंपनी मैक्सिमम, समझ लो अगर 1 रुपए का शेयर है, मैंने 10 रुपए का शेयर नहीं बोला, 1 रुपए का शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बताना कितने बनेंगे। 10 लाख के शेयर्स हैं, एक रुपए का शेयर है, 10 लाख शेयर है, तो 10 लाख रुपए की शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई। कंपनी ने बीच में से इश्यू करी 8 लाख। क्या ऐसा पॉसिबल होता था? देखना, क्या अभी हम 2 लाख बचा के रख सकते हैं कि 2 लाख बाद में बेचेंगे? उसमें से सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 7 लाख वाले लोगों ने पूरा पैसा दे दिया, 1 लाख वाले लोगों ने कुछ पैसा नहीं दिया। तो जिसके लायक बेटे और नालायक बेटे होते थे। ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर इश्यूड, फिर सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वो होते थे जिन्होंने जितने खरीदे सारे पैसे दे भी दिए। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का मीनिंग आप बता दो। जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मंगाए या फिर सामने वाले ने दिए नहीं। अगर कंपनी वाले ने कोल्ड अप ही करे हैं 8 रुपए, 8 रुपए नहीं यार, है ना, मेरे को 10 रुपए का शेयर ही बोलना चाहिए वैसे तो। अगर 10 रुपए का शेयर होता, कंपनी ने कोल्ड अप ही किए हैं 8 रुपीज, तब भी वो नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आता था। 2 महीने पहले वाला ये दिमाग यूज करना। 10 रुपए का शेयर है, एक सिचुएशन क्रिएट करा रहा हूं, कंपनी ने ही 8 रुपए मंगाए हैं और लोगों ने 8 रुपए भर भी दिए। क्या लगता है, फुली पेड अप या नॉट फुली पेड अप? ये चीज हमें पहले पहले थोड़ी सी शॉकिंग लगी थी यार, बंदों ने तो पैसे दे दिए तो वो नॉट फुली पेड अप नालायक बेटे की कैटेगरी में क्यों आ रहा है? नालायक बेटों की कैटेगरी में दोनों पॉइंट हो सकते हैं, या तो सामने वाले ने पैसे नहीं मंगाए या शेयर होल्डर ने नहीं दिए। ठीक है, इसके नीचे अब हम लिखेंगे, इसके बाद ना आपके पास जगह नहीं होगी तो इसमें लिखेंगे हम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में। लिखो जी, लेस कोल्स इन एरियर, लेस कोल्स इन एरियर। एड आप लोग बता सकते हो? हाँ सर, हमें लगा सुबह सुबह चला देते हैं क्या, तो आप भी चला लो। कोई और? तो ये आपको मेरा कटाक्ष नहीं दिखा था? एड लेस कोल्स इन एरियर, एड बोलो जी नंदनी जी। बहुत बढ़िया। आगे हम कहता, मैं हर सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, मैं मतलब इतना बड़ा टॉपर हूँ। ऐड होता था शेयर फॉर फीचर, फाइन लेना है तब मैं आगे, चाय पार्टी लेनी है मैं आगे, कोई अच्छे लॉजिक बताने हैं मैं आगे। ये हुआ ना ऑलराउंडर बंदा। तो ये होता था नॉट फुली पेड अप वाले में, लेस कॉल्स इन एरियर, एड शेयर फॉर फीचर। तो जिसने पैसे नहीं दिए उसके शेयर फॉरफिट कर लेते थे हम। चलो जी, अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। ये पहले मेजर हेड का सेकंड सब हेड है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब लिखेंगे ओनर्स का, कंपनी का प्रॉफिट लिख दो, कंपनी दैट इज ओनर्स का प्रॉफिट। ये वाला प्रॉफिट भी चाहे कंपनी में है लेकिन वापस तो अपने मालिकों को करना है ना हमने। अल्टीमेटली कंपनी ने पैसा बना के दिया, पर ये पैसा बिलोंग किसको करता है? ओनर्स को। तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के लिए एसेट नहीं होती, लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि एक दिन वापस ओनर्स का है तो ओनर्स को वापस करनी पड़ेगी।
जैसे शेयर कैपिटल वापस करनी पड़ेगी, ओनर्स को प्रॉफिट भी वापस करना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी है। अब प्रॉफिट्स के नाम याद करते हैं, कितने सारे प्रॉफिट हैं। जर्नल रिजर्व, पिछले सालों का इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट, तो इसके साइड पे हम लिखेंगे दैट इज पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। याद रखना ये, अब थोड़ा सा दिमाग खोल लो, मैं आइटम्स के मीनिंग करवा रहा हूं, कल को दोबारा आइटम्स के मीनिंग नहीं आएंगे, फिर सीधा सीधा याद करने हैं। पास्ट ईयर्स के इकट्ठे हुए प्रॉफिट, तो ये ओनर्स का है। पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट मतलब जो पिछला साल मेरा खत्म हुआ है, अभी अभी लेटेस्ट, उस साल के प्रॉफिट को पी एंड एल बोल देते हैं, और बड़े सारे सालों का प्रॉफिट जमा किया हुआ है उसको जर्नल रिजर्व बोल देते हैं, बात एक ही है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व के ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉन्ग, मतलब लॉन्ग टर्म नेचर। फॉर एग्जांपल ओन एसेट्स सोल्ड, ओन एसेट्स सोल्ड, कोमा ओन शेयर्स फॉरफिट। शेयर्स फॉरफिट की लास्ट एंट्री क्या आप लोग बता सकते हो यार? शेयर फॉरफिचर चैप्टर की लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व ना, मतलब कि मालिकों का जो पैसा हमने जब्त कर लिया था, तो वो वाला जो मेरे पास प्रॉफिट बना, उनका कुछ पैसा हमने रख लिया था ना, वो होता है कैपिटल रिजर्व। ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभी होता है, बिजनेस के प्रोडक्ट की सेल करके नहीं होता, ये ऐसा प्रॉफिट होता है जो कभी हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए, कभी कभार कोई एसेट्स बेच दी, उनको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। यार हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट ना, तो प्रॉफिट के लिए कहां पे जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। क्या बात समझ में आती है? पहला प्रॉफिट क्या था? जनरल रिजर्व, पी एंड एल, कैपिटल रिजर्व, ऐसे बड़े सारे और प्रॉफिट होंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कब होता था? जब हम अपने शेयर्स या डिबेंचर को हाई प्राइस पे बेचते थे। अब जैसे लेंसकार्ट, लेंसकार्ट का वो जो शेयर की फेस वैल्यू है ना, 2 रुपए है, हमने ज्यादातर क्वेश्चन 10 रुपए के साथ किए थे, याद है आपको, शेयर कैपिटल में। लेकिन प्रैक्टिकली जो कंपनीज हैं उनकी फेस वैल्यू क्या होती है? या तो रुपया या 2 रुपया। आप कोई भी शेयर्स अगर उठा के देखोगे ना, किसी की बैलेंस शीट खोल के देखोगे गूगल पे, और अगर उनका फेस वैल्यू चेक करोगे, वो 10 रुपए का भी नहीं निकलता। 1 रुपए वाले शेयर कैपिटल होते हैं, शेयर्स होते हैं, या 2 रुपए वाले। आप 1 रुपए या 2 रुपए को याद है क्या नाम से पुकारते थे? इनका टाइटल क्या होता था ना? शेयर प्राइस को क्या बोलते हैं हम? फेस वैल्यू। तो जो 1 रुपया या 2 रुपए वो शेयर का ओरिजिनल प्राइस है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। लेंस कार्ड के शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपए, और कंपनी बेच रही है 402 रुपए पे। बस कल तो अलॉटमेंट भी आ जाएगी उसकी, कल पता नहीं परसों लिस्टिंग होके अलॉटमेंट आ जाएगी। तो इस वाले केस में बताना सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हुआ? 400 रुपए। अब सोचो 2 रुपए का भाव आप 402 में बेच रहे हो। अब आप लोगों ने जिसने लेंस कार्ट वाला वो थोड़ा सा शॉर्ट्स देखी होंगी 1-2 मिनट वाली, उनके मन में एक डाउट आएगा, सर वीडियोस में तो था शेयर 52 का है। पीयूष बंसल जी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 52 के भाव पे वो शेयर्स खरीदे। मार्केट में जो बेच रहे हैं, मार्केट में बेचने को ही बोलते थे आईपीओ, ये मैंने आप लोगों को शेयर चैप्टर में सिखाया था, आपको याद हो ना हो मेरी गलती नहीं है। मार्केट में जब हम शेयर्स उतारते हैं कि चल पब्लिक को बेचेंगे, तो शेयर्स तो कंपनी ऑलरेडी बेच चुकी है, आपस में प्रमोटर्स के पास है, तो वो ही वाले शेयर्स पीयूष बंसल ने अपने जो बाकी उसके शेयर होल्डर्स थे बड़े सारे, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, उनसे खरीदे 52 के भाव पे, लोगों को यानी कि हमें बेच रहे हैं आईपीओ के थ्रू 402 के भाव में। फिर सर 2 रुपए क्या है? जो 52 था वो मार्केट प्राइस था 3 महीने पहले का, कंपनी आज मार्केट प्राइस क्रिएट कर रही है 402 का। कल या परसों जब शेयर अलॉट हो जाएंगे, तो अगर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन हुई, तो 402 वाला शेयर खुलेगा ही 500 600 700 में। मतलब मार्केट प्राइस दिन बर दिन चेंज होते रहते हैं, फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम होल लाइफ ऑफ द कंपनी। तो फेस वैल्यू है 2 रुपए, 402 रुपया कंपनी का आज का मार्केट प्राइस, 400 रुपया हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी फायदे में है, तो इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी कंपनी का क्या है? प्रॉफिट। टाइटल क्या चल रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस, सारे प्रॉफिट्स के नेम चल रहे हैं। उसके बाद अगला प्रॉफिट का नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये इन पर्पस के लिए, ये कुछ पर्पस होते हैं कैपिटल रिडम्पशन, जैसे याद है हमने अपने शेयर्स बाय बैक करने होते हैं। शेयर्स बाय बैक करने का मतलब है जो हमने लोगों को शेयर बेचे, कल को खरीदने ही पड़ जाए, वही वाले शेयर, हमारे पास पैसा बहुत है, लोगों से शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको पता है क्या होता है? या डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का मतलब बता दो बस। लोन, आज हमने लोन लिया 5 साल के लिए, 5 साल के बाद पैसा वापस देना पड़ेगा कि नहीं?
याद है, इसको हम बोलते थे रिडम्पशन करना, रिडीम करना, तो उसके लिए पैसा बचा के रखा हुआ है, उसको बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कल को जो डिवेंचर रिडीम करने हैं, कल को जो डिवेंचर रिडीम करने हैं, डिवेंचर रिडीम करने का मतलब है जो हमने लोन ली है वो वापस करना है, जो डिवेंचर इश्यू किए हैं वो रिडीम करके खत्म करने हैं, लोगों को उनका पैसा दे देंगे, वो हमें हमारा डिवेंचर सर्टिफिकेट दे देंगे वापस। तो जब लोगों को कल को पैसा देना है 5-7 सालों के बाद, उसके लिए कुछ पैसा भी तो बचा के रखना है, तो कंपनी हर साल गुल्लक में थोड़ा सा पैसा जमा करती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को पैसा वापस करना है, तो जिस वर्ड के पीछे रिजर्व हो गया मतलब वो मेरे प्रॉफिट्स। यहाँ पे प्रॉफिट्स हमने रिजर्व के नाम 6-7 याद किए हैं, ऐसे रिजर्व कम से कम कंपनी में 25-30 तरह के होते हैं, तो एक दो रिजर्व अगर और फालतू आ जाए आपके क्वेश्चन में तो समझ लेना वो रिजर्व एंड सरप्लस है। एक रिजर्व और लिखवा देता हूं मैं जो पेपर में आता है, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, ये सिंपल मतलब क्या बोलो अब इसका मेन, इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए यार, बात खत्म। ठीक है, और लास्ट जो आपको याद करने वाला है उसके आगे हम एक अलग सिंबल डाला करेंगे, जो मुश्किल मुश्किल आइटम्स है ये हाथ बनाया करेंगे ऐसे, बंदूक सर अंगूठा नहीं बनाया, हाँ ये लो, ठीक है। ओके, तो ये वाला शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये पैसा हमने वो बचा के रखा है जब शार्क टैंक इंडिया में कंटेस्टेंट आते हैं कि हमने अपने टोटल शेयर्स में से ना इसोप का पूल बना के रखा है। सर कौन सा फूल? बेटा फूल नहीं, फूल तो तुम हो, पूल, पूल, POOL, पूल, इसोप्स का पूल। इसोप्स का मतलब होता है एम्प्लॉइज को भी हम सस्ते दाम पे शेयर्स देंगे अपने कंपनी के शेयर्स में से, तो कंपनी उसके लिए भी पहले फंड बचा के रख लेती है, दैट इज कॉल्ड शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। हम उनको ऑप्शन देंगे, शेयर्स खरीदने हैं, खरीद लो, कम भाव पे दे रहे हैं, लोगों को 402 में बेच रहे हैं ना, आपको 380 में बेच रहे हैं, चाहिए? आपको 350 में बेच रहे हैं, चाहिए? इसको बोलते हैं इसोप्स। तो बाकी जो लॉस पैसा कवर कहां से करेंगे? प्रॉफिट्स में से बचा के रखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस खत्म, ओनर्स का पैसा, जर्नल रिजर्व, P&L अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पीछे पीछे रिजर्व जो भी है यार वो रिजर्व है। मेन याद क्या करना है? शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मतलब ये तो किसी और ही दुनिया से उठ के आ गया, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, अगर अब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस होगा तो याद रखना उसको लेस करके दिखाना है। पहले कहते थे इसको एसेट साइड दिखा सकते हो। अब बैलेंस शीट याद करना यार एक बार के लिए, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट याद करो, ऐसे होता था। आपको पता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पे दिख रहा होता था कहीं ना कहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड ले जाते थे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे ले जाते थे, यानी कि ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मेरे लिए क्या होता था? लॉस। तो लॉस कहां पे आ रहे हैं? एसेट साइड। सर लॉस बिजनेस की एसेट है ना, कितना चटपटा है यार, लॉस बिजनेस की एसेट है। आप इसका लॉजिक सोचा करो हमेशा प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट बिजनेस की लाइबिलिटी है। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे कहते हैं सर वी कैन हैंडल, होल्ड आवर गिलास, ओके। प्रॉफिट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कैसे होता है? क्योंकि जो पैसा प्रॉफिट का है वो अल्टीमेटली बिलोंग किसको करता है? ओनर को, पार्टनर को। तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो ओनर को वापस करना है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें सोचना पड़ता है अकाउंट्स वाले बच्चों को कि प्रॉफिट वापस भी करना है, तो कंपनी के लिए क्या हुई? लाइबिलिटी। तो अब इसका अपोजिट सोचो, लॉस। लॉस हो गया तो अल्टीमेटली हम किससे वापस लेंगे? पार्टनर से पैसा मिलना है। सर बात तो समझ आ रही है, बात में दम तो है, तो ये वाली वीडियो लास्ट में दोबारा 10-20 सेकंड देख लेना, ठीक है? उसके बाद आ जाओ जी। तो जो अगर हमारा लॉस होगा तो लॉस को एसेट साइड नहीं दिखाना, ये प्रॉफिट और लॉस में से माइनस करके दिखाना होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा। P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, इसका मेजर हेड बनेगा, बताना। देखिए जी, आपको कुछ पल्ले पड़ रहा है? मैंने आपको एक आइटम दी, शेयर होल्डर फंड, बिल्कुल ठीक है, इसका सब हेड बताओ। रिजर्व एंड सरप्लस, फिर डालना है डैश रिजर्व एंड, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ये मैंने परसों भी करके दिखाया था, ठीक है जी। यहाँ पे आइटम्स लिखनी है, यहाँ पे मेजर हेड लिखना है, यहाँ पे सब हेड। आइटम्स क्या आई? P&L का डेबिट बैलेंस। मेजर हेड बोलो जल्दी से, शेयर होल्डर फंड। सब हेड बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस, डैश डाल के शो, शोन एज अ नेगेटिव आइटम, शोन एज अ नेगेटिव आइटम, ठीक है जी, समझ में आ गया? ये आपके सामने फेयर सॉल्यूशन है बेटा। सर राइटिंग नहीं, नहीं बेटा राइटिंग नहीं, फेयर सॉल्यूशन, प्रेजेंटेशन ऐसे करके दिखानी है। अच्छा दूसरा बोलता हूं मैं आपके सामने, दूसरा, सेकंड बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बोलो
सेम शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। सर अब समझ में आ गया। अच्छा तीसरा बोलते हैं कोल्स इन एरियर। कोल्स इन एरियर की जगह एक पहले इजी ले लेता हूं, इशूड शेयर कैपिटल, फिर से शेयर होल्डर फंड। हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। तो ऐसे 4 आइटम्स या 3 आइटम्स आएंगे पेपर में। ओके समझ में आ गया। चलो जी सेकंड मेजर हेड पे चलते हैं। सेकंड मेजर सर थर्ड सब हेड रह गया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसकी कोई आइटम्स नहीं है क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन फॉर्मेट में हम इसका नाम याद कर लेंगे। क्या खत्म हो गया? फर्स्ट मेजर हेड का फर्स्ट सब हेड खत्म हो गया, उसकी आइटम्स खत्म हो गई। एक बार याद करें, फर्स्ट मेजर हेड क्या था? उसके अंदर कितने सब हेड? 3। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा, तीसरा, बोलो हाथ हटा लो, ये हाथ हटाओ। हाँ, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पहला शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली लेस कॉल्स इन एरियर ऐड शेयर फॉर फीचर। रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व, पी एंड एल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, मुश्किल वाला क्या था? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। और जो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है शोन एज अ नेगेटिव आइटम, लेस करके दिखाना है। तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये खाली हो गया, खत्म। दूसरा मेजर हेड, डिब्बा डालो जी। दूसरा मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, खत्म। तीसरा मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटी, पैसा देना है या कर्जा वापस देना है। लायबिलिटी का मीनिंग पैसे वापस करने हैं, कर्जा इज अ पार्ट ऑफ दैट पैसा। ठीक है जी। तो सबसे पहले है नॉन करंट लायबिलिटी, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये क्या बना हमारा? तीसरा मेजर हेड। इसके अंदर पहला सब हेड पे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कह रहे हैं सबसे पहले पैसा कंपनी ने कौन सा उठाया होता है? मैक्सिमम लोन वाला। तो यानी कि पहला हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बताना लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या बना? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या बना? थर्ड मेजर हेड का फर्स्ट। एक बार फिर से लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या बना? फर्स्ट सब हेड किसका? थर्ड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब उधार लिया हुआ है लंबे समय के लिए। अकाउंट्स में लंबा समय बोलते हैं 12 महीने के हिसाब से। 12 महीने के बाद वाला लॉन्ग टर्म पीरियड, उसके पहले वाला शॉर्ट टर्म। अब आ जाओ जी इसमें। सबसे पहली आइटम है इसमें डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। मैंने आपको बोला था ना, किसी किसी देश वाले डिबेंचर को बॉन्ड्स बोलते हैं। डिबेंचर का मतलब लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक। याद आता है? सर चैप्टर कर लिया, आप बात कर रहे हो। हाँ बेटा चैप्टर कर लिया, उसके बावजूद भी ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने लाल पीले नीलों पे बड़ा भरोसा है। डिबेंचर्स का मतलब लोन टेकन फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, और वापस भी करना पड़ता है डिबेंचर का पैसा। तो जो चीज मुझे वापस करनी है दैट इज माई लाइबिलिटी। और ये कौन से पैसे वापस करने हैं? उधार वाले। तो डिबेंचर्स अगर पेपर में आया, देखो जी यहाँ पे मैंने लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं डिबेंचर्स। कभी कभी पेपर में वर्ड क्या आ सकता है? बॉन्ड्स। बताना इसका मेजर हेड और सब हेड। मैं ये वाला मैं ये वाली प्रेजेंटेशन इसलिए आपको बार बार दिखा रहा हूं ताकि आपके विजुअलाइजेशन में बैठ जाए कि पेपर में क्वेश्चन 98% ये आने हैं। जब हम आइटम्स पढ़ रहे हैं, अगर मुझे ये आइडिया होगा इसी आइटम्स में से क्वेश्चन बनने हैं और इसका मेजर हेड सब हेड बोलना है कि पेपर में सॉरी लिखना है, तो हमारा थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कि ये आइटम्स पेपर में आने वाली है। तो इसलिए मेरे को तो आइटम्स याद होनी चाहिए। आइटम्स के मीनिंग तो आएंगे नहीं, ज्यादातर मीनिंग्स आ सकते हैं सिर्फ असर्शन रीजनिंग में एक आधा, लेकिन अगर मीनिंग नहीं आते होंगे ना तो आप रट्टा मारना तो भूल ही जाओ। हाँ, टेम्परेरी रट्टा मार सकते हो आप, अगर आपको मीनिंग नहीं पता सर हमें बस ऐसे ही दे दो हम याद कर लेंगे, टेम्परेरी तो चल जाएगा, लॉन्ग टर्म में नहीं चलता होता क्योंकि आने वाले 4-5 चैप्टर्स इसी पे ही बेस्ड है। ठीक है जी। डिबेंचर, इसका मेजर हेड बोल सकते हो? बिल्कुल ठीक है जी। इसका सब हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग। सर अब हमें आइडिया लग गया, एक फेयर आइडिया तो पता चल ही गया एग्जाम में क्या होने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहला डिबेंचर। टर्म लोन का मतलब होता है हम बैंक से लोन ले रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल 5-7 ईयर्स का, इसको बोलते हैं टर्म लोन्स। मैं सीए में था, मेरी आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप तो मैं क्या बताऊं मैं, क्या होता है इंटर्नशिप। मेरी सीए की इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई, 3 महीने हो गए, मैं कंपनी की बद्दी में था, एक लिस्टेड कंपनी थी, उसकी ऑडिट कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टिगेशंस। तो सीए का मेन काम यही होता है जो अल्टीमेटली अच्छा काम। तो मैं वहां पे कंपनी की ऑडिट कर रहा हूँ, हम आपस में ना उस पे आते थे, ओ नहीं होते क्या कहते, जीरकपुर तक हम जाते थे वो कैब पे। समझ गए कौन सी कैब? वो गाड़ी वाली नहीं, महंगी वाली नहीं जो तुम स्विफ्ट डिजायर सोच रहे हो, दूसरी ऑटो से बड़े वर्जन, छोटा हाथी वाली। हाँ निकुंज तो समझ गया, निकुंज का था, मैं तो जाता ही रहता हूँ। हम कैब पे आते हुए बात करते थे, अरे जिसपे यार स्कूल वैन नहीं होती वो व्हाइट और ग्रे कलर वाली, बच्चे जाते हैं 8-10 बच्चे, तो उस पे ही जाते थे जीरकपुर तक। तो हम आपस में बात कर रहे हैं, दो सीए स्टूडेंट जिनकी सीए इंटर क्लियर हो चुकी है, अच्छा खासा पेपर हो चुके हैं। भाई टर्म लोन क्या होता है? मतलब आप सोचो हम कंपनी की अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, कंपनी के टर्म लोन चेक कर रहे हैं, इंटरेस्ट सही टाइम पे दे रहे हो कि नहीं, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पास करी है कि नहीं,
फिर इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आई है कि नहीं, ठीक बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री बैंक के क्रेडिट में, क्योंकि एंट्री बननी चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आपने P&L में लिखा है कि नहीं, बैंक के क्रेडिट में आया कि नहीं, ये सारा कुछ हम चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद आपस में दो बंदे दो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, भाई टर्म लोन क्या होता है, तो टर्म लोन का मतलब होता है जो किसी टर्म के लिए लिया हो, 5 साल 2 साल 3 साल के लिए, तो वो भी मेरे लिए लोन हो गया, लोन है तो वापस करना पड़ेगा। तो जनरली फिर ये टर्म लोन अगर नॉन करंट लाइबिलिटी में है तो 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए ये बैंक से लिया गया लोन है जो EMI में आप वापस करते हो। आगे बैंक लोन ये दोनों सेम ही होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, ये आई खतरनाक चीज, ये एग्जाम एक्सपेक्टेड है। पब्लिक डिपॉजिट सेम, अच्छा लिखा ही हुआ है सिमिलर टू FD है यार, ये FD ऑफ अ कंपनी। मुझे बताओ हम FD कराने कहाँ पे जाते हैं, बैंक में। समझ लो मैं बैंक हूं, एक बार के लिए एज्यूम कर लो, और आप लोग अकाउंट होल्डर्स हो, आप लोगों के पास है 2 लाख रुपए, अब बैंक में FD करा के आए 5 साल की, क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया, आप बैंक में 5 साल की FD करा के आए, 5 साल बीत गए, इसके बाद क्या होगा, अरे इंटरेस्ट नहीं, 5 साल के बाद वो वाला पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। अब एक बार के लिए ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचो, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखना, आपने बैंक में FD कराई, 5 साल के बाद बैंक ने वो वाले पैसे आपको 2 लाख की जगह 2,10,000 वापस करने हैं, तो बैंक के लिए तो यार ये लाइबिलिटी हुई। बैंक के लिए अकाउंट होल्डर का जितना भी पैसा है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, बैंक की एसेट्स नहीं है, ये बैंक की लाइबिलिटी है। तो जब हम बैंक की बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैंकिंग चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, बीकॉम में होता है बैंकिंग चैप्टर, जैसे अभी हम कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं ना, ऐसे बैंकिंग अकाउंट्स होता है। असली मजा उसमें आता है भाई साहब। आज तक हम ये सोचते हैं बैंक में जो भी पैसा पड़ा है एसेट है, बैंक का जो पैसा पड़ा है, पड़ा तो वो लोगों का है ना, बैंक ने कभी ना कभी वापस करने, तो सोचो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, लाइबिलिटी। तो ये बैंक में हम FD कराते हैं, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स FD पोस्ट ऑफिस में भी कराते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस डाक खाने के अलावा, कोरियर के अलावा ये पैसों का भी काम करता है, तो पोस्ट ऑफिस के टोटल 2 काम होते हैं। सेम ऐसे कंपनी भी FDs एक्सेप्ट करती है लोगों की, लोग ज्यादा करवाते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बैंकिंग पे और पोस्ट ऑफिस पे गवर्नमेंट बैठी है, तो ज्यादातर जो राइट्स है या विश्वास है वो गवर्नमेंट का है, तो हर कोई बैंक में FD कराता है या पोस्ट ऑफिस में। लेकिन कंपनी में हम लोग FD नहीं कराते, वो इंडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, फॉरेन में पॉपुलर है। रीजन, कंपनी पैसा लेके भाग सकती है, और हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है हमारी और हमारे पेरेंट्स की, वो है सेफ्टी। सेफ्टी बैंक से ज्यादा कोई कहीं से नहीं मिलती, क्योंकि उसके ऊपर कौन बैठा है, RBI, यानी कि सीधा सीधा सरकार। नहीं तो पोस्ट ऑफिस वो तो है ही सरकार का, गवर्नमेंट है। तो हमारी ज्यादातर 90% FD ये 2 जगह जाती है। लेकिन जो मेट्रो सिटीज में है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी FD लेती है, उसमें लोग ज्यादा नहीं कराते, लेकिन जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो तो करवाते हैं। सर फिर वो क्यों करवाते हैं, सेफ्टी तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि जो बैंक हमें इंटरेस्ट 7% देता है, कंपनी 9% देती है। कंपनीज थोड़ी एग्रेसिवली काम करती हैं, तो जो रिस्क टेकिंग है, रिस्क टेकर्स हैं, जिनकी रिस्क कैपेबिलिटीज ज्यादा हैं, वो सफल भी ज्यादा होते हैं, असफल भी ज्यादा होते हैं। तो वो बैंक में कंपनी में 9% की FD करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, पब्लिक डिपॉजिट, लोगों से ली हुई डिपॉजिट, FD। सर फिर ये भी FD वर्ड यूज कर देते हैं, अगर ये FD वर्ड यूज करते, गवर्नमेंट ने बोला नहीं जी FD वर्ड यूज नहीं कर सकते, फिर दोनों में हमें मतलब एक भ्रम पैदा होता है। तो आप FD करवा सकते हो, लेकिन उसका नाम पब्लिक रखना, पब्लिक डिपॉजिट, PD, FD नहीं, ठीक है जी। ऐसे लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स खत्म। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आया, डिबेंचर्स, लोन, टर्म लोन, बैंक लोन, सबसे मेन आया पब्लिक डिपॉजिट। अगर पेपर में आया पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है जी, पब्लिक डिपॉजिट, तो नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर ऐसे की भी करंट लाइबिलिटी का जब शॉर्ट टर्म बोरिंग करेंगे ना, उसमें सिर्फ डिपॉजिट आएगा, तो मैं आपको याद कराऊंगा, पब्लिक डिपॉजिट यानी कि बड़ी तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी, डिपॉजिट यानी कि छोटी वो करंट लाइबिलिटी, वहां से याद करते हैं। तो मेजर हेड पहला हो गया, सॉरी थर्ड मेजर हेड का पहला सब हेड हो गया, और आइटम्स है नहीं। देखना जी क्या खत्म हुआ हमारा, थर्ड मेजर हेड का नाम बोल दो एक बार जल्दी से, उसके अंदर पहला सब हेड बोल दो, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिबेंचर, लोन, उधार वगैरह, मेन पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। सेकंड सब हेड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सेकंड सब हेड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सिलेबस में नहीं है इसलिए सिर्फ नाम ही याद करेंगे बस। तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये हो गया मेरा थर्ड सब हेड, ठीक है, ये मेरा हो गया थर्ड सब हेड।
क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? थर्ड मेजर हेड का थर्ड सब हेड, थर्ड मेजर हेड का थर्ड सब हेड। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कुछ ऐसा पैसा जो हमें वापस करना है 1 साल के बाद, लेकिन वो उधार नहीं है। उधार तो खत्म हो गया ना लॉन्ग टर्म बोरिंग में, ये अदर है। तो इसमें क्या आया, जब हम, याद है हमने डिबेंचर इश्यू किए, इधर देखना एक बार के लिए, मैं एक डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं 2020 में, डिबेंचर इश्यू, ये पॉइंट जल्दी तभी समझ में आएगा। डिबेंचर इश्यू किया मैंने 100 रुपए का, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, 2025 में वापस करने 115 रुपए। बताना कंपनी के पास आए कितने, जा कितने रहे हैं? अगर मैं 2020 की बैलेंस शीट बना रहा हूं बेटा, 2020 की, जिस दिन मैं इश्यू कर रहा हूं, पहले आप देखो मेरी केस स्टडी पे लाइव आ गए आप लोग। 2020 में मैंने डिबेंचर इश्यू किए, क्या मैं इसको सरल शब्दों में कह सकता हूं मैंने 2020 में लोन लिए? वापस कब करने, कितने पैसे वापस करने हैं? ज्यादा वापस कर रहा हूं कि पूरे या कम? ज्यादा। कितने पैसे वापस कर रहा हूं ज्यादा? प्रीमियम कितना बना? कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? तो 2020 की जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, मुझे पता है ना कि कल को मुझे 115 रुपए वापस करने हैं। 100 रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, 100 रुपए आया, 100 रुपए चला जाएगा, वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। फालतू कितना जा रहा है? कब जाएगा? 2025 में। आज से कितने सालों के बाद? 5 साल बाद। क्या 5 साल ग्रेटर देन 1 ईयर होता है? तो ये पॉइंट पढ़ के देखो, आपको 1 मिनट में अब समझ में आ जाएगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। सर शेयर भी हमें कभी कभी रिडीम करने पड़ते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनका भी एक कार्यकाल होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जैसे डिबेंचर्स होते हैं, तो वो भी पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। वो पैसा वापस करना, आप समझना मेरी बात यहां पे, पैसा वापस करना इज नॉट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। पैसों के ऊपर जो प्रीमियम वापस कर रहे हो, तो यहां पे हम प्रीमियम की बात कर रहे हैं, प्रीमियम की, दैट इज 15 रुपए। तो इधर हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया है, वापस जा रहा है 115, तो 115 अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। 115 में से आप इसको, इस बात को समझो बेटा, जो मेरे को 115 वापस करने हैं, इसमें से 100 रुपया कौन से हैं? 100 रुपए तो सर डिबेंचर के हैं, तो ये जो है ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, और जो 15 रुपए हैं ये प्रीमियम है, ये अदर नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप समझ के चलना, आपको कॉन्सेप्ट याद होने के साथ साथ समझ में आ रहे हैं। आज मैंने डिबेंचर लोन कितने का उठाया था? 100 रुपए का। 5 साल बाद कितने वापस करने हैं? 115 के दो कंपोनेंट हैं, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? 115 के दो कंपोनेंट हैं, एक तो ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू, एक प्रीमियम जो फालतू देने हैं। तो कह रहे हैं भैया जो 100 रुपए का डिबेंचर है, डिबेंचर तो आपके लिए लोन होता है ना, तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं दोनों आइटम्स कि भाई डिबेंचर बताओ और प्रीमियम बताओ, तो डिबेंचर का मेजर हेड आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, प्रीमियम का भी नॉन करंट लाइबिलिटी मेजर हेड। देखना प्रोसेसिंग होती है, डिबेंचर्स का भी मेजर हेड बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटी, और प्रीमियम का भी मेजर हेड बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन दोनों का सब हेड सेम नहीं है। डिबेंचर का सब हेड बताना एक बार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितने पैसे? 100 रुपए। और प्रीमियम का सब हेड बताना, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कितने पैसे? क्या कंपनी ने 115 रुपए की बुकिंग कर ली? कर ली। क्या सब हेड चेंज हुए? सब हेड चेंज हुए, पर हमने कोई चीज इग्नोर की है? देखना, अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की एक आध आइटम और बुक में से पढ़नी है। ठीक है जी, तो यहां पे मैंने प्रीमियम लिख दिया 15 रुपए। आप लोगों ने लिखना है तो अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख लेना, तभी समझ में आएगा। 1-2 आइटम्स फ्रॉम बुक, मुझे लगता है मैंने इसकी सारी आइटम्स नहीं लिखी हुई, एक आध आइटम और कुछ मिलेगी तो वो बुक से करनी है। तो इसके आगे हम साइन डाला करेंगे डेंजर का, डेंजर यानी कि बुक का। किताब बना देते हैं, किताब ऐसे बनेगी, किताब कैसे बनती होती होगी? किताब है, देखना, लग रही है? नहीं लग रही? तो ये किताब स्पाइरल अब लग रही है? तुमने लायक हो, फिर मेरे को सीखनी पड़ेगी किताब की ना, कल मैं वो सीख के आऊंगा। ऐसे ऐसे कुछ होता था, अब लग रही है थोड़ी थोड़ी। बस यार तुम समझ जो क्या मुझसे ड्राइंग बनवा रहे हो, मेरे को ड्राइंग सीखनी पड़ेगी यार। चलो अब आगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब क्या होता था? लॉन्ग टर्म प्रोविजन तीसरे मेजर हेड का चौथा सब हेड, तीसरे मेजर हेड का चौथा सब हेड, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पहले मीनिंग सीख लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है कुछ पैसा हम बचा के रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, जरूरत पड़ सकती है। सर पैसा बचाया था वो तो रिजर्व एंड सरप्लस था, वो मेरा पैसा बचा हुआ है,
ये मेरा पैसा किसी लाइबिलिटी के लिए मैं साइड पे कर रहा हूं कि मेरे को पे करने पड़ जाएंगे लाइबिलिटी के लिए। रिजर्व का पैसा ज्यादातर हम पर्पस के लिए भी रख सकते हैं और वैसे भी रख सकते हैं। ये स्पेशली प्रोविजन होता है किसी लाइबिलिटी के लिए। कल को किसी को हमने ग्रेचुटी देनी है, ग्रेचुटी मतलब रिटायरमेंट का पैसा, ग्रेचुटी मतलब रिटायरमेंट का पैसा। ये मैंने कल ही बता दिया था। हमारे किसी एम्प्लॉय ने रिटायर होना है 5 सालों के बाद, तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा जो उसका हम पीएफ में से काटते चले जा रहे हैं उसकी सैलरी में से। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। पहले ही प्रोविजन बना लो यार, कल को देने तो है ही है। तो ये वाला प्रोविजन बनता पता है कहां से है? वही जर्नलिज्म या पीएनएल में से। कल याद है हमने क्रैश कोर्स में क्वेश्चन किया था कि जर्नलिज्म में से कुछ पैसा डब्ल्यूसीआर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट में से कुछ पैसा किसी लाइबिलिटी के लिए रखते चले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। मतलब ये वाला पैसों की जरूरत पड़ेगी 1 साल के बाद, तभी तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन हुए। सेम ऐसे प्रोविजन फॉर वारंटी या क्लेम। कंपनी ने आईफोन बनाए, 100 आईफोन बनाए, हमें डाउट है 1000 आईफोन बनाए, हमें डाउट है 1000 में से ना 15-20 आईफोन खराब हो सकते हैं, तो वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। एसी बनाया, एसी रेफ्रिजरेटर, कंपनी इसकी 5-5 साल की मोटर की वारंटी देती है। एसी की वारंटी आती है 10 साल की मोटर की, कि अगर 5 साल 10 साल में खराब हो गया तो मोटर बदल के देंगे। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करो आज, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करके। कंपनी ने एसी बेचे, मोबाइल बेचे 5 साल की वारंटी के साथ, 3 साल में अगर मोटर सड़ गई चेंज करके देनी पड़ेगी ना। तो कंपनी के लिए तो एक तरह से खर्चा बन जाएगा, 3 साल के बाद पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी, अगर ये वारंटी हमने 1 साल से ज्यादा के लिए दी हुई है। क्लेम, लोग क्लेम मांगने आ गए, सोच के देखना कंपनी के लिए खर्चा होगा, तब होगा। टेक्नीशियन भेजना पड़ सकता है, पार्ट चेंज करवाना पड़ सकता है, रिप्लेस करवाना पड़ सकता है, पूरा सड़गल गया तो नया मोबाइल देना पड़ सकता है, ये वो चीज है। सेम ऐसे प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। अर्नड लीव का मतलब क्या आप लोगों ने कभी ये सुन रखा है? किसी किसी के लिए नया होगा, लेकिन किसी किसी के लिए तो सुन रखा होगा। जिसके पेरेंट जॉब वाले हैं वो बड़ा इजीली कनेक्ट कर जाएगा। कंपनी ना हर महीने में 1 या 2 छुट्टियां देती है एम्प्लॉय को, कि आपकी एक छुट्टी तो माफ है, अगर आप एक छुट्टी ले लोगे उसके पैसे नहीं कटेंगे। क्या आप लोगों ने ये चीज सुन रखी है? ऐसे ही जो अच्छी कंपनीज होती है वो 1 महीने की 2 या 2.5 छुट्टियां देती है, एक ब्रेक, 2 छुट्टियां, हम 2 छुट्टियां मान के चलते हैं। तो बताओ कंपनी पूरे साल की कितनी छुट्टियां दे रही है इस हिसाब से? 24। अगर मैं 1 महीने की 2 मानूं तो 1 साल की 24 छुट्टियां। कह रहे हैं अगर आप 1 साल में 2 छुट्टियां ले लेते हो ना, 24, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन लोग कहते हैं अगर हम ना लें तो कहते हैं आप आ जाओ आपको पैसे मिलेंगे। सेम मैंने ही अपने ऑफिस में रूल बनाया हुआ है, एक छुट्टी अलाउड है। अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो समझ लो 200-500 रुपए फालतू है। कंपनीज भी ऐसे बनाती हैं ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, सामने वाले में मोटिवेशन जागती रहे। तो यहाँ पे अर्नड लीव का मतलब होता है आप को लीव तो मिली थी लेकिन आपने लीव ली नहीं, आप कंपनी में आए, पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड अर्नड लीव। 1 साल में 24 छुट्टियां थी, आपने 15 ली, कितनी बचा ली? 9। 1 साल में 24 छुट्टियां अलाउड थी बिना पैसे के, पैसे नहीं कटेंगे। आपने 15 ली, 9 पे आप कंपनी में आए, काम किया, तो 9 दिन का पैसा मिलना चाहिए ना। कंपनी की पॉलिसी है, एक काम करेंगे, आपके जो जो होंगे आप अपने डायरी में लिख लेना, हम अपने डायरी में लिख लेंगे। जब जॉब छोड़ के जाओगे, चाहे छोड़ के जाओ चाहे रिटायर हो, तो उस टाइम पे मौके पे आपको जितनी छुट्टियां आपने अर्न करी है ना, आपको उसके पैसे तब देंगे हम, हर साल नहीं देंगे। चीज समझ में आई? तो ये होता है प्रोविजन फॉर अर्न लीव। कंपनी को तो कल को पैसा देना पड़ेगा ना, तो कंपनी उसका प्रोविजन पहले ही बना लेती है। और कंपनी सर प्रोविजन बनाएगी कैसे? तुक्के से, एस्टिमेशन से बनाती है। लेकिन पता है ना इस एम्प्लॉय ने 9 छुट्टियां बचाई हैं इस बार, तो इसको 9 छुट्टियों का पैसा कल को देना है, तो कंपनी वैसे ही प्रोविजन बना लेती है। तो ओवर टाइम वाला तो सैलरी में साथ साथ मिल जाता है, वो तो सैलरी का पार्ट है। कंपनी के लिए खर्चा, एम्प्लॉय के लिए इनकम, वो प्रोविजन थोड़ी बनाती है। वो तो ओवर टाइम तो बंदा लगाता ही तभी है महीने बाद, यार किस्तें ज्यादा जानी है इस बार, मतलब मेरे को क्या कहते हैं न्यूट्री की सब्जी नहीं खानी, चीज चिल्ली बनानी है, तो ओवर टाइम कर लेता हूँ, पनीर आ जाएगा। बच्चों की एडमिशन फीस जानी है अप्रैल में, तो एक काम करता हूँ फरवरी मार्च में ओवर टाइम लगाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये याद रखने पड़ेंगे, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, वारंटी, क्लेम, अर्न लीव। चलो जी खत्म हो गए। आगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर कितने मेजर हेड बोलना एक बार? 4। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये जल्दी हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले जो 4 कर लिए ना उसके अपोजिट आने वाले हैं, 70% सिमिलर, आपको अभी पता चल जाएगा। ऊपर नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला सब हेड, जल्दी बोलो। ऊपर नॉन करंट लाइबिलिटी के चारों सब हेड बोलो जल्दी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर टैक्स बोलो, डेफर टैक्स,
तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा करंट। नॉन करंट लाइबिलिटी के चारों सब हेड बोलो। सर ऐसे कैसे बोले? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लाइबिलिटी। फिर मेरे को लगता है मैं एक गलत बोल गया था कुछ शायद। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तीसरा, लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब क्या चलेगा आगे? चौथा मेजर हेड क्या है? करंट। इसके अंदर पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कह रहे लोन टेकन फ्रॉम बैंक अप टू 12 महीने। ये लिख लेना अगर किसी को समझ ना आए, अप टू 12 मंथ्स है, ठीक है जी। 12 महीनों से कम टाइम के लिए लोन ले रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये याद ही रखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट कभी भी नॉन करंट का पार्ट नहीं बनेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपने थोड़े पैसे ज्यादा निकलवा लिए, आपके अकाउंट में पड़े 100 रुपए, आपने निकलवा लिए 106, तो 6 रुपए वापस करने हैं। कम बैंक वाले पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी वापस कर देते हो, 2 दिन में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में। कैश क्रेडिट लिमिट, इसको हम बोलते हैं सीसी लिमिट। सीसी लिमिट खुलवाने के लिए हमारे पास सीए के पास आते हैं लोग। सीसी लिमिट क्या होता है? कंपनी वालों ने ना, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट और सीसी लिमिट में फर्क समझ लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है आपके अकाउंट में 100 रुपया पड़ा है, आपने विड्रॉ कर लिया 106। सीसी लिमिट में आपके पास 0 रुपीज पड़े हैं, 0, आपके अकाउंट में पैसे थोड़ी ना है। बैंक कह रहा है आपका बिजनेस बड़ा पुराना है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, कई तरह के लाइसेंस ले रखे हैं, तो आपका बिजनेस जेन्युइन है, लेकिन बिजनेस को ग्रो करना है, पैसा नहीं है। बैंक वाले कहते हैं हम देंगे कर्जा स्टॉक के अगेंस्ट। अगर आपको दुकान का सिर्फ माल भरना है, स्टॉक, उसके लिए होगा सिर्फ। एक काम करो, आप हमारी दुकान से 10 लाख रुपए तक का, आप हमारे बैंक से 10 लाख रुपए तक का पैसा कभी भी निकलवा सकते हो, लेकिन देना सिर्फ क्रेडिटर को पड़ेगा दुकान का सामान खरीदने के लिए। आपने 25,000 का माल खरीदा, तो आपने 25,000 रुपए दुकान से बैंक से विड्रॉ कर लिया। अब वो 25,000 का माल बेचोगे, बैंक को वापस कर दोगे। इसको बोलते हैं सीसी लिमिट। बैंक ओवरड्राफ्ट में आपका पैसा पड़ा है, आप थोड़ा सा फालतू निकलवा रहे हो, तो वो जो फालतू पैसा है दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे आपके अकाउंट में 0 पड़ा है, लेकिन आप बैंक का फंड यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। सर बैंक फ्री में, बेटा फ्री में आजकल तो बुखार नहीं मिलता। अब मुझे कहो सर हमें एक मुक्का या थप्पड़ मारो, मैं उसके भी 10 रुपए लूंगा। फ्री में तो आजकल थप्पड़ नहीं मिलता, बुखार नहीं मिलता, तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सर कैसे? जितना आपने पैसा विड्रॉ किया बैंक से, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा बैंक। तो ये दोनों हमेशा बनेंगे आपके करंट लाइबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सेम ऐसे लोन रीपेबल ऑन डिमांड। अब मुझे बताओ ऑन डिमांड का मतलब क्या है टेक्निकल शब्दों में? आपने किसी पार्टी से लोन लिया, आपने किसी पार्टी से लोन लिया, वापस पता है कब करना पड़ेगा? उसी की डिमांड पे। सेम ऐसे ही जब ये मैंने पहली बार पढ़ा, तो मैंने अपने एक बुक्खड़ दोस्त से कर्जा लिया, पता है कितने का? 150 रुपए का। वैलेंटाइन डे आ रहा था, मैंने कहा चल 150 रुपए का कर्जा लेता हूं। पेट्रोल भरवाना था, घूमने जाना था। तुम्हारी स्माइलें पता नहीं कुछ और ही बयां करती हैं। तो मैंने 150 रुपए का कर्जा लिया, मैं कहा भाई 150 रुपए चाहिए। 150 रुपए जाना था मैंने, ओए मैंने 150 रुपए का कर्जा लिया, मैंने कहा भाई 150 रुपए चाहिए, बहुत जरूरी है। कहता क्या करना है? मैं कहा मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन 150 रुपए चाहिए। कहता कब देगा? मैं कहा जब तू कहे। उसने मुझे 150 रुपीज दिए, मैंने पीठ मोड़ी। कहता तरुण बात सुन। मैंने कहा क्या? कहता मेरा 150। मैं कहा यार अभी तो लिया। कहता तूने क्या कहता? लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, मुझे भी चाहिए। साथ साथ वापस ले लिया। दिल के अरमा आंसू में बह गए थे तब। तो मुझे वो 150 रुपया मौके पे वापस करना पड़ा। मेरे को बताओ ऑन डिमांड 1 साल से कम है कि 1 साल से ज्यादा? तो इसलिए बनी करंट लाइबिलिटी। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, सामने वाला 1 हफ्ते में मांग ले, 1 महीने में मांग ले, 1 सेकंड में मांग ले, तो जब भी डिमांड की बात होगी वो हमेशा करंट लाइबिलिटी बैठेगी। ठीक है जी। ये ऐसा एग्जांपल क्यों दिया, ऐसा इसके ऊपर 1 मिनट क्यों खर्च किया? क्योंकि पेपर में आता है, बच्चे बोल देते हैं कि लोन तो सर लोन है, तो हम तो इसको नॉन करंट लाइबिलिटी में डालाए थे। यहाँ पे ऑन डिमांड वाली बात है। और अगला आ गया डिपॉजिट। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन के जो लोन है ना, ये तो याद रखने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म के तो आसान थे, डिवेंचर्स, बैंक लोन, टर्म लोन, याद है? उधर आया था पब्लिक डिपॉजिट, यहाँ पे आया ओनली डिपॉजिट। सर याद कैसे रखेंगे? पब्लिक डिपॉजिट में 2 शब्द बड़ा है तो नॉन करंट लाइबिलिटी, डिपॉजिट छोटा सा क्यूट सा तो करंट लाइबिलिटी। तो ऐसे याद रखना है, पेपर में आएगा आएगा, तभी तो जोकर बनना पड़ता है बच्चों को याद कराने के लिए। यही वाली सारी चीजें मैं अगर अपने क्लाइंट के आगे बोलने लग जाऊं ना, कहेंगे बच्चा छोड़ यार, इसके पास नहीं आते। मतलब आप सोचो मेरे को दिन में 2 पर्सनैलिटी मूव ऑन करनी पड़ती है, और वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में है। वो क्या होता है?
जेमिनी इफेक्ट क्या होता है? एआई, वो जो गूगल का आता है, वो तो एक्स से नहीं होता, एक्स से नहीं, जेमिनी जी से होता है वो, या जे से होता है? होता होएगा यार, बड़ी मुश्किल है आजकल की जनरेशन के साथ। चलो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के पॉइंट्स याद करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में मेन पॉइंट आया बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, लोन रिपेबल ऑन डिमांड और डिपॉजिट। ये चारों ही डिफरेंट है, कहीं से मतलब साला पता ही नहीं चल रहा होता कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। यहां से जब तक इनके मीनिंग्स नहीं पता होंगे, सर एक बार डिपॉजिट का मीनिंग बता दो। डिपॉजिट सेम वही एफडी है, लेकिन 12 महीनों से कम टाइम के लिए आपने पब्लिक से एफडी कराई है, 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने। एक बार के लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग के याद करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था सर? एक तो पब्लिक डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट, वहां पे लोन आफ्टर 12 मंथ के लिए, यहाँ पे लोन अप टू 12 मंथ्स के लिए। वहां पे शेयर्स डिबेंचर थे, सॉरी डिबेंचर्स, बॉन्ड थे, टर्म लोन थे, बैंक लोन थे। यहाँ पे क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट और लोन रिपेबल ऑन डिमांड। ठीक है जी, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग खत्म हो गया। क्या आपको लगता है हमारी लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई? क्यों? क्योंकि चौथा मेजर हेड का फर्स्ट सब हेड खत्म हुआ है। सेकंड सब हेड बताना। ट्रेड पेबल में दो ही चीजें आती हैं, क्रेडिटर और बिल पेबल। खत्म, चलो आगे। सर क्रेडिटर और बिल पेबल जिनसे हमने सामान उधार पे लिया, महीने 2 महीने बाद पैसे वापस करने हैं। पैसा वापस करने का मीनिंग क्या होता है? पैसा वापस करने को क्या बोलेंगे अकाउंट्स में? लाइबिलिटी। ठीक है जी, तो ये क्रेडिटर और बिल पेबल से सामान उधार पे लिया, पैसा वापस करने। अब आई खतरनाक, डेंजरस, अदर करंट लाइबिलिटी। बस ये अदर करंट लाइबिलिटी और अदर करंट एसेट याद करवाते हुए नानी याद आती है मेरे को, बाकी ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटी मतलब आपने किसी को पैसा वापस करना है 12 महीनों से कम टाइम के लिए। उधार वाला तो वापस कर दिया, ऊपर हो गया ना शॉर्ट टर्म बोरिंग। जिससे सामान उधार पे लिया वो भी हो गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। अब आया अदर करंट लाइबिलिटी, कोई और तरह के खर्चे जो बोरोइंग भी नहीं है, जो क्रेडिटर वाले भी नहीं है, लेकिन कुछ और। जिसमें पहला आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसकी एग्जांपल बोलो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। आपने अभी नहीं दिए, आपने बोला यार अभी है नहीं, 3 महीने बाद इकट्ठा ले लियो भाई। अगला प्रीपेड इनकम, ऐसी इनकम जो आपको मिल गई लेकिन अभी तक आपने उसके लिए सामान नहीं बेचा, काम नहीं किया, फिलहाल के लिए वो एडवांस आपको देके चला गया। अगर आपको आपकी सर्विस प्रोडक्ट उसको पसंद ना आया, वो वापस ले जाएगा, तो आपको तो वापस करनी पड़ सकती है ना। प्रीपेड इनकम वो होती है एज पर अकाउंट्स ऑफिशियली, जो पैसा आपने कमाया नहीं, जो सामान आपने बेचा नहीं, पैसा पहले ही मिल गया, तो उस पर मेरा राइट नहीं है। और एमसीए तरुण सर के अकॉर्डिंग ये पैसा हमें वापस भी करना पड़ सकता है। तो हमें यहां से समझ में आता है, क्योंकि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? पैसा वापस देना, पैसा देना। तो इसलिए हम इसको सेकंड एंगल से सोचते हैं, एक्टिव वॉइस से ना सोच के पैसिव वॉइस से। पैसा कमाया नहीं लेकिन मिल गया, तो इसका पैसिव वॉइस क्या है? वो वापस करना पड़ सकता है। तो प्रीपेड इनकम ऑलवेज आर लाइबिलिटी। क्या क्या हुई अदर करंट लाइबिलिटी में? दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम। अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, ये ना आजकल यूट्यूब पे और इंस्टा पे बड़ा फेमस हो रहा है ये वाला शब्द। सर इसका मीनिंग क्या होता है? आरबीआई के पास ना लाखों करोड़ों का फंड जमा हुआ पड़ा है, जैसे किसी की डेथ हो गई, कोई फॉरेन चला गया, वो अपना पैसा क्लेम करने नहीं आते। आजकल जब से ये आईपीओ वाला थोड़ा सा ट्रेंड शुरू हुआ है या फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू हुई है, तो ये दो शब्द बड़े चर्चा में रहते हैं कि आरबीआई के पास अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है बहुत सारे लोगों का। किसी की डेथ हो गई, कोई गांव का है, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, उन्होंने एक की जगह 2-3 अकाउंट खुलवाए हुए थे, लेकिन बच्चों को सिर्फ एक ही बताया हुआ था। तो अब जब बच्चों को पता ही नहीं है, तो वो पैसा किसके पास पड़ा रहेगा? आरबीआई के पास। सेम ऐसे ही कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो हर साल डिविडेंड बांटती है, हर साल डिविडेंड बांटती है। कभी कभी डिविडेंड जिसको बांटना होता है वो लेने ही नहीं आता। पहले डिविडेंड के ना चेक्स आते थे घर पे। जब मैं पहले पढ़ाता था, आज से जब 10-11 साल पहले फर्स्ट टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मेरे पापा के पास इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर्स थे। तो हर साल जो डिविडेंड आता था ना, उसका चेक आता था घर पे, बहुत ही महंगा, 70 रुपए का, कभी 75 रुपए का, क्योंकि शेयर्स ही उतने के थे 10-20 हजार के। तो उसके हिसाब से हमें 70-80 रुपए का डिविडेंड मिलता था। तो किसी के घर पे ताला लगा हुआ है, किसी के पास चेक का आ गया। अब जैसे मेरे पापा के पास चेक का आ गया, ठीक है, मेरे पापा रहे करोड़पति, वो कहते 70 रुपए का चेक बैंक में लगाने जाऊं, 700 रुपए का तो तेल लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, चल फाड़ के फेंक दिया। दैट इज कॉल्ड अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड। या तो कंपनी ने किसी को डिविडेंड दिया नहीं, या सामने वाला पैसे लेने ही नहीं आया अभी तक। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी ने तो डिविडेंड दिया, लोगों को मिला नहीं,
तो ये अनक्लेम्ड है, तो मांगने वाले कभी भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं, 1 महीने बाद भी। तो इसलिए ये बने अदर करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये कंपनी के लिए उधार नहीं है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में नहीं आ रहा। कंपनी ने सामान नहीं खरीदा तो ये ट्रेड पेबल में नहीं आ रहा, तो लेकिन कंपनी ने तो पैसे देने हैं ना, तो पैसा देना मतलब लाइबिलिटी, तो ये अदर हो गया। तो यानी कि यहां से हमें एक शिक्षा मिली, अगर हमें कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो अदर में डाल देना। लेकिन ऐसा बिल्कुल ऐसा अदर में भी नहीं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो चलो भी 80 में कर अदर करंट में डाल दो, वैसा वाला भी नहीं। अगर कुछ ऐसी आइटम आई डिफरेंट सी जो याद ना हुई, मतलब तुम्हारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, तुम्हें ना आता हुआ, तो नालायक तुम हुए, वहां पे तुमने अक्कड़ बक्कड़ कर दिया और वो 100 आ गया अदर पे, चलो सर हमने अदर पे डाल दिया। कई कई तो इंटेंजिबल एसेट में डाला है, ऐसे नहीं करना। अदर वाले मतलब जो अजीब से आइटम होंगे चलो अदर में। उसके बाद है अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड, हो गया जो कंपनी से डिविडेंड लेने नहीं आए। अगला है प्रोविडेंट फंड पेबल। यार पेबल वाली सारी चीजों को ना आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, पेबल मतलब पे करना है। पेबल वाली कोई भी आइटम आ जाए, पेबल का मतलब क्या होता है, पे करना है। वो पेबल हमेशा शॉर्ट टर्म को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है जी। प्रोविडेंट फंड वही वाली चीज जो इंप्लॉइज का पीएफ नहीं काटते थे हम सैलरी में से, ये वो चीज है। सर वो तो हमने लॉन्ग टर्म प्रोविजन में सीखी थी बेटा, वो बाद वाली है। यार अब मेरे को एक चीज बताओ, मुझे किसी को 25 साल बाद पैसे देने हैं, समय का चक्र घूम रहा है, 25 साल पूरे हो गए, क्या 25 साल पूरे जब हो गए तब भी मैं बंदे को बोलूंगा भाई 25 साल बाद आइयो, वो कहेंगे चल यार यमलोक में मिलेंगे। एक चीज बताओ, जब हमने कोई टाइम पीरियड रख दिया, अब मैं कह रहा हूं आपका पेपर 4 महीने बाद है, सोचो 24 फरवरी को मैं कहूं आपका पेपर तो 4 महीने बाद है, चक्कर पूरा होगा ना। तो ये प्रोविडेंट पेबल तब बन जाता है वो जब पूरा टाइम पीरियड बीत जाता है, अब आपको देना है महीने 2 महीने में 1-2 दिन में। उसके बाद जीएसटी पेबल, पेबल वाली सारी चीजें यार बस नाम खत्म, अब चाहे ऐसी 50 आइटमें आ जाए। अच्छा आगे, मेच्योरिटी ऑफ लोन और डेट्स विद इन 12 मंथ्स, जो भी मैंने समझा दिया ना, ये मैंने एडवांस में ही समझा दिया, वो यही था मीनिंग उसका, पढ़ के देखना। मेच्योरिटी ऑफ लोन्स और डेट विद इन 12 मंथ्स, मैंने 25 साल 10 साल के लिए लोन इशू किया, अब 9 साढ़े 9 साल बीत गए, भाई अब तो मुझे 5-7 महीनों में देने पड़ेंगे ना। अब जब मुझे 5-7 महीनों में देने, मुझे आप लोग नॉर्मली बता दो ये लोन या डेट यानी कि डिबेंचर्स, नॉर्मली बता दो अगर मैं बोलूं डिबेंचर या लोन किस मेजर हेड के किस सब हेड में आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये तो ठीक बोला, उसका सब हेड बोलना लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर्स आते हैं उसमें। लेकिन अगर जब यही वाले डिबेंचर सेम 2 महीने 4 महीने बाद वापस करने हो, तो उसको फिर नॉन करंट लाइबिलिटी के मेजर हेड से हटा देना पड़ता है, तो वो कहां पे चला जाएगा, करंट लाइबिलिटी के अदर करंट लाइबिलिटी में, अगर उनकी मैच्योरिटी 12 महीनों से पहले आने वाली है। अगला, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। सिंपल यार, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, मुझे अब इनके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करने 6 महीने का, याद है डिबेंचर वाले चैप्टर में हम इंटरेस्ट कब देते थे, 6 महीने। तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, अब याद रख लेना। अब इसके भी मीनिंग पे जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, किसी को इसका मीनिंग सीखना होगा तो क्लास के बाद रुक जाना, बता दूंगा। उसके बाद है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर रिफंड। सर ये हम सोचते हैं एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर रिफंड, करो ट्राई, हो जाएगा आप लोगों से। यस, जिनको नील वाली अलॉटमेंट नहीं होती थी, याद है नील कैटेगरी, 5,000 मांगे 0 शेयर दिए, भैया उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब सोचना देखो, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर रिफंड, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग तो है नहीं उधार, ये मेरा ट्रेड पेबल भी नहीं है, तो कहां जाएगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बाकी सारे अदर करंट लाइबिलिटी में डाल दो। हाँ, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट और इंटरेस्ट, एफडी ड्यू हो गई, जो आपने 8 महीने 10 महीने 1 साल 5 साल के लिए एफडी करी थी, 5 साल पूरे हो गए, कहां पे जाएंगे अब, अदर करंट लाइबिलिटी में, कल परसों पैसे लेने आता ही होगा बंदा। अनपेड मैच्योर्ड लोन्स, मैच्योर्ड हो गई, मैच्योर्ड का मतलब समझ रहे हो, चाहे 5 साल थे चाहे 10 साल थे, भाई टाइम पूरा हो गया, आता ही होगा कल, आता ही होगा अगले हफ्ते, रास्ते में होगा पैसे लेने अपने। तो अगर मुझे आता ही होगा, वो तो डिमांड वाली चीज हो गई ना, महीने में आ सकता है अगले दिन भी आ सकता है, तो ये बनी करंट। तो मैच्योर्ड से अपने आइडिया लगना चाहिए, मैच्योर्ड से। और लास्ट है कॉल्स इन एडवांस, तो जो बच्चों ने वो बोला था ना लेस कॉल्स इन एरियर, सर ऐड कॉल्स इन एडवांस, ये था आपका जवाब, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्स इन एडवांस।
कुछ लोगों ने अपना कॉल मनी का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, अब कॉल मनी में उनका पैसा एडजस्ट करना है। कॉल मनी हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आए, या हो सकता है सामने वाला कहे यार मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तो कॉल इन एडवांस क्या हुआ, कंपनी के लिए लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी का पैसा नहीं है। तो क्या बना ये कॉल्स इन एडवांस, करंट लाइबिलिटी का अदर करंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास अभी तक सबसे हार्ड या सबसे मुश्किल चीजें आई हैं अदर करंट लाइबिलिटी। अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आ जाओ। प्रोविजन का मतलब होता था जो पैसा हम बचा के रख रहे हैं किसी लाइबिलिटी के लिए। प्रोविजंस का मीनिंग अगर किसी को लिखना हो, प्रोविजन का मीनिंग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए अपना पैसा बचा के रख रहे हैं, जिसमें पहला आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के एक बार याद करवाना यार, किसी को अगर याद आते हो कोई भी तुक्के से। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एक, प्रोविजन फॉर वारंटी और क्लेम्स तीसरा, अर्न लीव। एक बार फिर से लॉन्ग टर्म प्रोविजन के तीन याद करते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, वारंटी क्लेम, अर्न लीव। वो वाले पैसों की जरूरत पड़ेगी साल के बाद, ये वाले प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी विद इन अ ईयर। जिसमें पहला क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स तो हर साल देना है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, वही वाली चीज आ गई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ लेस देन 12 मंथ। यार जिसको 25 साल के बाद मेरे को पैसे वापस करने हैं अर्न लीव के, ग्रेचुटी के, जब 24 साढ़े 24 साल बीत जाएंगे तब तो यार 6-8 महीने में देने हैं ना। तो वो वाले प्रोविजन एक बार के लिए, मतलब कि नॉन करंट से हटके करंट में बन जाते हैं। कब, अगर वो लेस देन 12 महीने के बाद रह गए हो। अच्छा मैं अब आपको एक टाइम पीरियड देता हूं, आप लोग मुझे बताना, तभी पता चलेगा समझ आया कि नहीं। एक एम्प्लॉई है, 20 साल के बाद रिटायर होगा, आज उसकी प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक ही चीज होती है। एम्प्लॉय बेनिफिट ओवरऑल बोल देते हैं, ग्रेचुटी उसमें से एक पार्ट हो गया। एक एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लेनी है 20 ईयर्स के बाद, आज बताना वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है कि शॉर्ट टर्म। अच्छा 15 साल बीत गए, फिर 18 साल बीत गए, फिर 19.5 साल बीत गए, फिर यानी कि फिर उसको नॉन करंट लाइबिलिटी से उठा के करंट लाइबिलिटी में शिफ्ट करना पड़ेगा, ये वो है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जिसने क्लास +1 से आपका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मीनिंग किसी को याद है? जो हमें कस्टमर पैसे ना दे, 5% 3% जो पैसा हमारा डूबने का डाउटफुल है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे बताना कस्टमर्स को हम उधार कितने टाइम पीरियड की देते हैं जनरली? 1 महीना, 1 हफ्ता, 1-2 महीने। उसमें से अगर मेरा कुछ डाउटफुल निकल रहा है तो 1 साल से कम का डाउटफुल है वो, या 1 साल से ज्यादा का, तो यानी कि उसका प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन बना। ठीक है जी, एक बार के लिए आइटम्स याद करते हैं जल्दी से। लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई। सबसे पहले क्या आया था, नॉन करंट। सबसे पहले था शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला बोलो जल्दी, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, फुल्ली, नॉट फुल्ली, लेस, एड, फॉर फीचर, खत्म हो गया। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, P&L, कंटिजेंसी। इसके अंदर सबसे मुश्किल वाला सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। तीसरा शेयर वारंट खत्म। दूसरा मेजर हेड एप्लीकेशन मनी खत्म। तीसरा मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटी। चौथा मेजर हेड, बोल नहीं रहे आप, तीसरा मेजर हेड, तीसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटी। के अंदर 4 सब हेड, लॉन्ग टर्म, दूसरा डेफर टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ऊपर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में था डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और टर्म लोन, बैंक लोन वगैरह। पब्लिक डिपॉजिट जो याद रखना है, मेनली जो याद रखना है पब्लिक डिपॉजिट। सेकंड था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, खत्म। तीसरा था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। चौथा अदर नहीं लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ग्रेचुटी, अर्नली, वारंटी, क्लेम। चौथा मेजर हेड शुरू हो रहा है, बोलो नाम। करंट लाइबिलिटी, पहला सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यही पे थे खतरनाक। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रैश क्रेडिट लिमिट, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, पब्लिक डिपॉजिट की जगह सिर्फ डिपॉजिट, और लोन अप टू 12 मंथ्स। दूसरा ट्रेड, इसके अंदर सिर्फ 2 फिक्स हैं, क्रेडिटर बिल पेबल। तीसरा अदर करंट लाइबिलिटी, पूरे का सबसे वाहियात या खतरनाक। इसमें था इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, मैच्योर्ड डिपॉजिट या डिपॉजिट विद इन 12 मंथ्स, और बताना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम्स, और सारी आइटम्स पेबल वाली। ठीक है, बाकी मैच्योरिटी वाला हो गया, इंटरेस्ट हो गया, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर रिफंड। किसी का कोई वो है, गौरव संगालिया,
नहीं है, ठीक है। अनपेड मैच्योर्ड लोन्स या कॉल्स इन एडवांस, तो हमें सबसे ज्यादा सर इसको ना अपन लिखवा देते हैं अदर करंट लाइबिलिटी, सबसे ज्यादा याद, वो वाला याद नहीं जो तुम सोच रहे हो, करने वाली आइटम्स, सबसे ज्यादा याद करने वाली आइटम्स, मोस्ट, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, रिमेम्बरिंग आइटम्स। हाँ जो भी है, मैं मेरी इंग्लिश ऐसे ही है हाई फाई, तो आप लोग लिख लेना। ओ लिखो भाई साहब, पीछे वाले बच्चे लिखो। नोट्स नहीं है, शाबाश, कॉपी पे लिख फिर। सबसे ज्यादा याद रखने वाली आइटम्स अदर करंट लाइबिलिटी। फोर्थ सब हेड बताना क्या रह गया सर, हमें क्या पता। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अंदर था एम्प्लॉय बेनिफिट का प्रोविजन अप टू 12 महीने, प्रोविजन फॉर टैक्स, तीसरा क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 2 मिनट की ब्रेक, बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद एसेट शुरू कर रहे हैं।